नमस्कार मित्रों, साइबर सुरक्षा हेतु श्वेत पत्र रिपोर्ट का दूसरा भाग आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भाग एक में हमने दिखाया मोबाइल पर आने वाली अकारण अवांछनीय कॉल तथा जियो द्वारा शिकायत दर्ज करने में छल कपट और बहानेबाजी की गई और फिर समाधान किए बिना शिकायत बंद की गई। जांच में कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई। कॉल करने वाले तथा उसे सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की जानकारी गोपनीय रखी गई। अवांछनीय कॉल करने वाले को ऑफेंडिंग सेंडर तथा उनके सेवा प्रदाता कंपनियों को ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर के तकनीकी परिभाषिक शब्दों की आड़ लेते हुए उनकी जानकारी को छुपाया गया। यदि आपने भाग एक नहीं देखा है तो कृपया इस लिंक पर वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हमने स्वयं स्वतंत्र और गहन जांच की है। हमारी जांच में जो सामने आया वही हम आपको दिखा रहे हैं। ट्राई द्वारा कमर्शियल कम्युनिकेशन अर्थात व्यावसायिक संचार हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार व्यावसायिक संचार करने वाली कंपनी तथा उसके हेडर अर्थात भेजने वाले का कोड नाम की सूची सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध होनी चाहिए। एयरटेल की वेबसाइट पर हमने इस सूची से संबंधित 2 फाइलों को डाउनलोड करने के कई प्रयास किए, किंतु दोनों फाइल जो डाउनलोड हुई वह खाली थी। उनमें कोई डाटा नहीं, एक भी पृष्ठ नहीं। फाइल का साइज 0 बाइट। फाइल डाउनलोड करने के हमारे प्रयास को हमने वीडियो में रिकॉर्ड किया है, आप देखिए। एयरटेल की वेबसाइट पर कमर्शियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का यह पेज है। ट्राई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता को अपनी वेबसाइट पर अवांछनीय कॉल करने वाली कंपनियों तथा उनके द्वारा पंजीकृत एसएमएस हेडर नेम अर्थात कोड नाम जिससे एसएमएस आया है वो नाम उसमें दिखाई देता है। ये दोनों सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंटाइटीज रजिस्टर्ड ऑन DLT। क्लिक हेयर टू डाउनलोड। देखते हैं डाउनलोड करके क्या होता है। ये फाइल डाउनलोड हुई है, बिल्कुल खाली, कोई डाटा नहीं है, कोई पेज नहीं है, 0 ऑफ 0 और फाइल का साइज भी 0 बाइट है। दूसरी फाइल डाउनलोड करके देखते हैं। लिस्ट ऑफ हेडर्स एसोसिएटेड विद। यह फाइल भी खाली है, कोई डाटा नहीं है, 0 ऑफ 0 पेज। फाइल का साइज 0 बाइट है। कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। यह कहावत एयरटेल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जानबूझकर यह डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। धूर्त छल कपट के साथ यह खाली फाइल डाउनलोड कराई गई है। ऊपर दिए गए तीनों ईमेल पतों पर हमने ईमेल लिखकर उनसे इस डाटा की मांग की और एक बार नहीं, ये काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे हैं और कई दिनों से हम इसे वॉच कर रहे हैं। कई दिनों से ये खाली फाइल ही चल रही है। ईमेल करने पर हमें उत्तर प्राप्त हुआ कि वेबसाइट पर विकास कार्य चल रहा है। हमने एयरटेल के संबंधित प्रतिनिधियों को ईमेल के माध्यम से इन दोनों फाइल की मांग की, किंतु एयरटेल की ओर से हास्यास्पद उत्तर दिया गया कि उनकी वेबसाइट पर विकास कार्य चल रहा है। इस कारण से ये फाइल अभी उपलब्ध नहीं है। सामान्य जन जिन्हें तकनीकी जानकारी नहीं होती उनके सामने ये झूठ चल सकते हैं, किंतु विशेषज्ञ के सामने नहीं। हमारे पास यह सिद्ध करने के ठोस तथ्य हैं कि एयरटेल जानबूझकर इस जानकारी को छुपा रहा है एवं डाउनलोड हेतु खाली फाइल प्रदान कर रहा है। नियमों का खुला उल्लंघन सीधे तौर पर नॉन कॉम्प्लायंस का मामला है। जियो की वेबसाइट से इस सूची से संबंधित 2 फाइलों को डाउनलोड करने के उपरांत पाया गया कि वह सूची 3 महीने पुरानी थी। उसमें वर्तमान डाटा नहीं था। जियो से भी नवीनतम डाटा की मांग की गई है। जियो की ओर से ईमेल का उत्तर नहीं दिया गया, किंतु सेवा प्रदाता कंपनियों की ओर से ट्राई के निर्धारित नियमों की अवहेलना करते हुए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में असहयोग किया गया। जियो की ओर से भी नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। इतना ही नहीं, जियो की ओर से हम पर ईमेल में अंग्रेजी भाषा के उपयोग का दबाव दिया गया तथा हिंदी में लिखी गई ईमेल पर कार्रवाई नहीं की गई।
अवांछनीय कॉल करने वाली कंपनियों के सेवा प्रदाता स्वयं जियो और एयरटेल हैं। ये दोनों कंपनियां इन्हें सेवा प्रदान कर रही हैं। हमारे पास इसके ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जांच में यह भी सामने आया कि शेल कंपनियां बनाकर कुछ समय तक एजेंट के रूप में अवांछनीय कॉल करने के बाद कंपनी बंद कर दी जाती है एवं संबंधित रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाते हैं। सेवा प्रदाता द्वारा अवांछनीय कॉल करने वाली कंपनी से संबंधित विवरण उपरोक्त फाइलों, रजिस्टर्ड प्रिंसिपल एंटाइटीज, हेडर्स एसोसिएटेड आदि में से हटा दिया जाता है, अर्थात साक्ष्यों को नष्ट कर दिया जाता है। अवांछनीय कॉल व एसएमएस करने वाली कुछ कंपनियां: बजाज फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, विश फिन, क्रेडिट बी, लिंक बेल, डिजिसार। बजाज फाइनेंस से आप भली भांति परिचित हैं। हीरो फिनकॉर्प से भी आप परिचित होंगे। हीरो मोटर्स समूह की कंपनी है। अभिमन्यु मुंजाल संयुक्त महानिदेशक हैं। ये दोनों कंपनियां क्रेडिट बी, लिंक बेल भले अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में पंजीकृत हैं, परंतु परस्पर सहयोगी हैं। यह भी संभव है कि इनके वास्तविक निवेशक एक ही हों तो गलत नहीं होगा। ये एनबीएफसी कंपनियां अवांछनीय कॉल तथा एसएमएस भेजने के कार्य को एजेंट कंपनी को आउटसोर्स करती हैं ताकि स्वयं को सुरक्षित रख सकें, बल्कि अधिकांशतः होता यह है कि एजेंट कंपनी इन्हीं के द्वारा पोषित व संचालित होती है। कॉल के बाद जो एसएमएस प्राप्त हुए उनमें से एक उदाहरण प्रस्तुत है। यू आर एलिजिबल फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन्स अप टू ₹5 lakhs from Credit B with flexible repayment options. Submit your KYC now. उसके बाद लिंक दिया गया है। आपको इस प्रकार का एसएमएस प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे? यदि मैं कहूं कि ट्राई के नियमानुसार दूरसंचार कंपनी द्वारा भेजने वाले का पंजीकरण तथा एसएमएस संदेश का नमूना पंजीकृत करने के बाद यह एसएमएस आपको भेजा गया है, तो आप क्या करेंगे? आप लिंक पर क्लिक करके अपना केवाईसी करवाएंगे अथवा इस एसएमएस की उपेक्षा करते हुए इसे ब्लॉक करेंगे? आपको प्रतिदिन स्तर पर ऐसे 10-20 एसएमएस प्राप्त हों तब आप क्या करेंगे? कब तक शोषण के प्रति सहनशील बने रहेंगे? यदि मैं कहूं कि इस एसएमएस को भेजने वाले वही प्रसिद्ध छोटे बड़े बैंक एनबीएफसी आदि हैं जो आपको सतर्कता सूचना दिया करते हैं कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, तो अब आप क्या करेंगे? पुलिस, साइबर दोस्त, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार कंपनी, ट्राई, बैंक, रिजर्व बैंक, गूगल आदि सब आपको समय समय पर सतर्क करते रहते हैं, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अब आप इनसे पूछिए कि इस एसएमएस में दिया गया लिंक अनजान है अथवा अधिकृत, परिचित व विश्वसनीय है? इस पर क्लिक करना है कि नहीं करना? एसएमएस में केवाईसी प्रस्तुत करने के लिए लिंक दिया गया, किंतु अवांछनीय कॉल व एसएमएस करने वाली कंपनी अपनी पहचान, संपर्क व विवरण गोपनीय रखे हुए है, जबकि मुझसे केवाईसी प्रस्तुत करने के लिए कह रही है। क्या ये व्यवहारिक है? अब देखिए इस प्रकार के एसएमएस के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा और हम क्या कार्रवाई करेंगे। पुनः इस चित्र को ध्यान से देखिए। लाल रंग से रेखांकित किए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एसएमएस में दिया गया लिंक स्पष्ट रूप से अनजान लिंक है। आप भी भली प्रकार समझ लें कि यदि आप किसी कंपनी अथवा बैंक, भले ही वह कितना ही विश्वविख्यात हो, अग्रणी हो, यदि आप उसके संपर्कों के विषय में नहीं जानते, उसके प्रतिनिधि आपके सीधे संपर्क में नहीं हो, तो केवाईसी प्रस्तुत नहीं करें। हम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, अतः अपनी जांच हेतु स्वयं को सुरक्षित रखते हुए हमने लिंक पर जाकर और उससे आगे जाकर केवाईसी प्रक्रिया पर जाकर भी निरीक्षण किया। एसएमएस में जो लिंक दिया गया है उस पर मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। आप समझ लीजिए कि अपने मोबाइल में किसी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने का अर्थ है
आप किसी भेदिए को अपने घर में न केवल शरण दे रहे हैं बल्कि उसे विशेष अधिकार दे रहे हैं। यदि इन्होंने 5 लाख के ऋण के लिए पात्रता निर्धारित की है तो इसका अभिप्राय है कि बैंक खाते में उपलब्ध राशि, चल अचल संपत्ति, वार्षिक आय आदि सबका निरीक्षण करने के बाद ही की होगी। मैंने कभी कहीं किसी बैंक अथवा एनबीएफसी से ऋण हेतु आवेदन नहीं किया। ना मैं क्रेडिट कार्ड धारक हूँ, ना ही मैंने कभी सिबिल स्कोर में कोई रुचि व्यक्त की। तो इन्हें मेरे बैंक खाते की जानकारी कहाँ से मिली? किसने प्रदान की? बैंक खाते से संबंधित मेरा मोबाइल नंबर, जिसे मैं संचार संवाद हेतु प्रयोग ही नहीं करता एवं उसे गोपनीय रखता हूँ। बैंक खाते से संबंधित मेरा मोबाइल नंबर इन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? साइबर सुरक्षा मेरा व्यवसाय है, अतः मैं ये बड़ी प्रकार जानता समझता हूँ कि इन कंपनियों को मेरा मोबाइल नंबर एवं निजी जानकारियाँ किस प्रकार प्राप्त हुई होंगी। यह भी हम किसी अन्य सत्र में अवश्य दिखाएंगे। अभी तो मैं संबंधित बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा सरकारी विभागों से पूछता हूँ, मुझे बताएं कि मेरा मोबाइल नंबर एवं निजी जानकारियाँ बाजार में कैसे पहुँची। अवांछनीय कॉल करने वाली तथा फिनटेक कंपनियां बताएं कि उन्हें निजी जानकारियां कहां से प्राप्त हुई। जिस बैंक में आपका बचत खाता है अथवा व्यवसायिक खाता, सावधि जमा खाता है, उस सरकारी बैंक को कभी आप में 1 रुपए की ऋण की पात्रता दिखाई नहीं दी, जबकि ये एरे गहरे नथु खेरे एनबीएफसी दिन में 20-20 कॉल व एसएमएस करके ऋण देने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। इसके विपरीत सरकारी बैंक आए दिन आपके खाते में से अनाप शनाप शुल्क काटते हैं। आप विचार कीजिए, ऐसा कैसे और क्यों? इस पर चर्चा हम किसी अन्य सत्र में करेंगे। विचार कीजिए, क्या कारण है कि एयरटेल व जियो दोनों अवांछनीय कॉल करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते और उनकी जानकारी देने में भी इतने छल कपट, टालमटोल, बहानेबाजी, उन्हें बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं? परंतु क्यों? कुछ तो दाल में काला है। बजाज फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, लिंक बेल, विश फिन, क्रेडिट बी, एयरटेल, जियो आदि सभी बैंक, एनबीएफसी, फिनटेक तथा अवांछनीय कॉल करने वाली सभी कंपनियों, उनके सेवा प्रदाता और संरक्षण देने वाली कंपनियों के लिए सार्वजनिक संदेश। आपने हमें बहुत प्रताड़ित किया है और बहुत क्षति पहुंचाई है। अब हम अपनी कार्रवाई आरंभ कर चुके हैं। हम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और इस बार आपका सामना सही लोगों से हुआ है। आपकी कुंडली हम बहुत कुछ खंगाल चुके हैं और अभी आगे भी खुदाई जारी है। आपको होने वाली किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। हमारी सुरक्षा तथा हमें किसी भी प्रकार की संभावित क्षति के लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राई, दूरसंचार विभाग, डीओटी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सभी निजी व सरकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, साइबर सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय तथा अन्य सभी संबंधित संस्थानों को भी यह संदेश दे रहा हूं कि आप सब भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। यह श्रृंखला अभी जारी रहेगी। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे तीसरा भाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, निकम्मा, नकारा या कृपा पात्र। भाग 4, दूरसंचार विभाग का पोर्टल संचार साथी। भाग 5, ओटीपी से सुरक्षा बढ़ती है अथवा सुरक्षा में नई सेंध, ओटीपी के लाभ और हानियां, अवांछनीय कॉल करने वालों को निजी जानकारियां कैसे प्राप्त होती हैं। यह रिपोर्ट आपके लिए, मित्रों, संबंधियों के लिए सहायक हो सकती है। आप इसे अवश्य शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर बहुत से वीडियो शीघ्र प्रकाशित होंगे। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका आभार। जय हिंद।